कुछ बड़े बुजुर्ग कहते हैं, और ये कितना सही है ये आप जानते हैं। वे कहते हैं कि ज़िंदगी बहुत ख़ास है, ये हमारे नसीबों का तोहफ़ा है, कुछ हमारे लिए, कुछ हमारे अपनों के लिए। पर कई बार हमारे जैसे कुछ लोगों के कारण जो कानून की कस्में खाते हुए कानून को बरकरार रखने की बातें करते हैं और उन्हीं के द्वारा कानून को कुचला जाता है। चलिए चलते हैं इस कहानी की ओर, क्या कहता है ये केस। इस केस में हम ये जानेंगे कि एक महिला जो बिलखती हुई अपने बेटे की अर्जी लेते हुए कोर्ट के पास जाती और उनसे कंपनसेशन की डिमांड करती। मैं आपका दोस्त कृष्णा रोहिड़ा आज फिर से हाजिर हुआ हूँ आपके साथ एक केस लेके। चलिए अब चलते हैं इस केस की ओर, क्या कहता है ये केस। चलते हैं केस की ओर। केस है श्रीमती नीलावती बेहरा अलियस ललिता बेहरा वर्सेस स्टेट ऑफ ओडिशा एंड अदर्स AIR 1993 SC 1960। गाइस, इसका सब्जेक्ट मैटर ये है कि इसमें 4 आर्टिकल्स की बात की गई है। आर्टिकल 21, 32, 226 एंड 142। गाइस, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि अगर किसी बंदे का फंडामेंटल राइट या फिर ह्यूमन राइट वायलेट होता है स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स की तरफ से, जिसमें उनको डिफेंस नहीं मिलता है और रॉन्ग जस्टिफिकेशन निकलता है, तो गाइस इसके लिए स्टेट कंपनसेशन देगा। इस केस के फैक्ट्स ये हैं कि इस केस में 3 पार्टियां होती हैं। पहली पार्टी नीलावती बेहरा जो कि पिटिशनर होती हैं। सेकंड सुमन बेहरा जो कि उनके बेटे होते हैं, एज होती है 22 ईयर्स, पुलिस कस्टडियल में इनकी मौत हो जाती है। तीसरा जो रिस्पोंडेंट होते हैं शरद चंद्र परेख, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, जराईकेला आउटपोस्ट, उड़ीसा, सुंदरगढ़, बिसरा डिस्ट्रिक्ट। गाइस, इसमें होता ही है कि जो पिटिशनर होते हैं ये एक पिटिशन लगाते हुए लेटर लिखते हैं सुप्रीम कोर्ट को, जो कि डेट होती है 14/9/1988। इसमें ये लेटर में ये कंपनसेशन की बात करती हैं आर्टिकल 32 में के तहत रिट लगाते हुए कि मेरा बेटा 8 बजे सुबह पुलिस वाले उनको इसको लेके गए, जो कि तारीख थी 1/12/1987, मतलब 1/12/1987 उसको लेके गए पुलिस कस्टडी में। चोरी की सस्पेक्शन के में और डिटेन कर लिया उन्हें इंक्वायरी करते हुए। उसको कस्टडी में लेते हुए दौरान सेकेंड डे मीन्स 2/12/1987 में पता चलता है कि वो जो जिसको कस्टडी में सुमन बेहरा को लिया हुआ था वो रेलवे ट्रैक पे पड़ा हुआ है और वो मिलता है वहाँ पे। उसके शरीर में बहुत सारी इंजरीज होती हैं, बहुत सारे वाउंड्स होते हैं और वहाँ पे सस्पेक्शन जनरेट होता है कि ये तो कल कस्टडी में था, इससे पुलिस वाले लेके गए थे और ये रेलवे ट्रैक पे क्या कर रहा है, और जो कि जराईकेला आउटपोस्ट के पास है। तो इस चीज़ ये प्रेयर इसलिए लगती है उन क्योंकि आर्टिकल 21 के तहत ये स्टेट की जिम्मेदारी कि अगर आप किसी बंदे को कस्टडी में लेते हो तो उसकी पूरी रखरखाव देख रेख आपको करनी पड़ेगी। इसके तहत वो बंदा जो होता है रेलवे ट्रैक में मिलता है जिसको कस्टडी में ले लिया होता है। इसके तहत यहाँ पे उनकी लायबिलिटी जनरेट होती है और यहाँ पे कंपनसेशन निकलता है, वो मांगती हैं उनसे। इसके तहत ये सस्पेक्शन भी जनरेट होता है वहाँ पे कि वो बंदा कस्टडी में लेके गया हुआ था और मिलता है रेलवे ट्रैक पे और इसने इंजरीज उनकी बॉडी में मिलती है। तो इसमें जो उनको बंदी बनाते हैं मीन्स जो अरेस्ट के टाइम पे डिटेन किया होते हैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर पुलिस, जिनका नाम मैंने आपको बताया, और उसके साथ में एक सोल्जर होते हैं कांस्टेबल, जिनका नाम होता है छब्बी खुजुर। उनका जो बैच नंबर होता है 127 होता है। इन सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए मीन्स इस कस्टडियल डेथ्स को देखते हुए ये पुलिस कांस्टेबल और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस दोनों को रिस्पोंडेंट बना दिया जाता है। रिस्पोंडेंट बन जाते हैं ये, और इन लोगों के पास जो चार्जेस लगते हैं ये उन चार्जेस को डिनाई करते हैं। ये कहते हैं कि हमने इसको अरेस्ट तो किया 8 बजे, लेके भी आए, अपने पास रखा भी, पर ये रात को 3 बजे भाग गया और जब हम लोगों ने सर्च ऑपरेशन चलाया तो ये हमको नेक्स्ट डे 2 बजे रेलवे ट्रैक पे मिला। और ये वो लोग पुलिस वाले ये कहते हैं कि ये इसके शरीर में इंजरीज इसलिए हैं क्योंकि ये ट्रेन पास हो रही थी और उस ट्रेन को पास करते हुए निकला और इसको ट्रेन से भिड़ गया, इस कारण से इसको बॉडी में इंजरी आ गई। इसको देखते हुए उनने अपनी सफाई में ये बातें रखी और इन सारी चार्जेस जो लगे थे इनको ये डिनाई कर रहे थे। एक तरफ 22 साल का लड़का सुमन बेहरा और दूसरी तरफ रिस्पोंडेंट, दोनों के बीच में जो कंट्रोवर्सी चल रही थी, इसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शंस दिए 4/3/1991 को कि डायरेक्शन देते हुए डिस्ट्रिक्ट जज सुंदरगढ़ को कि जो मैटर है इस पे इंक्वायरी बैठाओ, आप दोनों को अपीयर कराओ और रिपोर्ट सबमिट करो कि आखिर ये जो है नेचुरल डेथ है, एक्सीडेंटल डेथ है या फिर कस्टडियल डेथ है। इसको देखते हुए इन इंजरीज़ की बात करते हुए डिस्ट्रिक्ट जज ने एग्जामिन करते हुए अपनी रिपोर्ट में कहा कि जो इंजरीज़ हुई थी उसे वो कस्टडी में ही हुई थी। इसको देखते हुए ऑब्जेक्शन क्रिएट होता है, वहाँ से निकलता है और सुप्रीम कोर्ट ने जो डिस्ट्रिक्ट जज की बातों को देखते हुए सही माना और
इनसे सवाल जवाब किए पुलिस ऑफिसर से, और उनके सामने बातें रखी कि सुबह 8 बजे आपने उस बंदे को अरेस्ट किया, वो रात रहा आपके पास, सुबह 3 बजे आप कह रहे हो कि वो भाग गया, और आप ये भी कह रहे हो कि दिन के 2 बजे वो फिर हमको सर्च में मिला जिसको पूरी इंजरीज थी बॉडी में। आपको लगता है इंडिकेशंस हैं कि जब वो ट्रेन पास हो रही थी उस दौरान वो भिड़ गया और उसे लग गई। इन सब बातों पे उन्होंने चर्चा करी, और देखते हुए जो पुलिस वाले रिस्पोंडेंट्स थे उनने आपको बचाने के लिए, अपने आप को इनोसेंट प्रूफ कराने के लिए बहुत सारे एक्सप्लेनेशंस दिए। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने बातें ये रखी कि जो उसकी माँ कंपनसेशन मांग रही है, ये कहते हुए कि इस कंपनसेशन की मैं अधिकारी हूँ क्योंकि ये स्टेट गवर्नमेंट की लापरवाही, तो इसके लिए कोर्ट पूछता है कि इसके लिए लायबल कौन है। अगर ये नेचुरल डेथ है तो ठीक है, एक्सीडेंटल डेथ है तो ठीक है, अगर ये कस्टोडियल डेथ है तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा। इसको देखते हुए कहानी और आगे बढ़ती है, और इस केस में ये होता है कि इंक्वायरी के दौरान एग्जामिन करता है कोर्ट मेडिकल रिपोर्ट्स दोनों की, डॉक्टर्स का जो कहना होता है वो, तो कंक्लूजन निकलता है कि ये जो डेथ है कस्टोडियल डेथ है, और पुलिस वाले इसके लिए लायबल हैं जो कि हमारे रिस्पोंडेंट्स होते हैं। सुप्रीम कोर्ट के सामने एक क्वेश्चन अराइज होता है इसकी क्वांटिटी और लायबिलिटी के ऊपर कि कंपनसेशन रिस्पोंडेंट से कितना लेके पिटिशनर को दिलवाना चाहिए। तो पुराने केसेस को डिसाइडेड जो हैं उनको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ये बताता है, ये ऑर्डर देता है कि 1,50,000 जो रिस्पोंडेंट है हमारे स्टेट ऑफ उड़ीसा उन्हें देना है, जो कि 3 साल के अंदर देना है, और ये 3 साल के टर्म ख़त्म होते होते ये अमाउंट उनको पहुंच जाना चाहिए उनके बैंक अकाउंट में, जो कि शेड्यूल्ड बैंक है उनका। इसको देखते हुए उन्होंने ये भी कहा कि जब तक ये अमाउंट नहीं मिलता उन्हें तब तक इसका इंटरेस्ट उनको मिलेगा, और 10,000 रुपीज़ एज अ सुप्रीम कोर्ट लीगल एड कमेटी के लिए उन्होंने ये डिसाइड करते हुए स्टेट ऑफ उड़ीसा के ऊपर ये कॉस्ट लगाया। गाइस ये केस यहाँ पे ख़त्म होता है, और इनका जो पिटिशन है ये अलाउ हो जाती है नीलावती बेहरा जी की, और ये केस यहाँ पे ख़त्म होता है। गाइस प्रिंसिपल लॉ लेट डाउन से हमें ये जानने और सीखने को मिलता है कि पहला पॉइंट, अगर किसी बंदे का फंडामेंटल राइट और ह्यूमन राइट दोनों में से कुछ भी उल्लंघन होता है, कंट्रावेंशन किया जाता है स्टेट रिप्रेजेंटेटिव्स की तरफ से, तो स्टेट कैन नॉट क्लेम डिफेंस ऑफ सिविलियन इम्यूनिटी। और सेकंड पॉइंट गाइस, अगर किसी बंदे की डेथ कस्टडी में हो जाती है, मींस कस्टोडियल डेथ होती है, तो वो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट दोनों में से कहीं भी जा सकता है। दोनों कोर्ट का बहुत पावर है, आर्टिकल 32 to 26 के तहत वो कहीं भी जाके अपने आप को मॉनेटरी कंपनसेशन दिलवा सकता है, और वहाँ पर उनको ग्रांट करना पड़ेगा। कैसा लगा आपको ये वीडियो गाइस? मैं आपका दोस्त कृष्णा रोहिड़ा जैसे आज आया हूँ आपके सामने एक नया वीडियो लेके, कानून की जानकारी देने के लिए, आपको जगाने के लिए। वैसे ही आता रहूँगा आने वाले समय में, आने वाले नई वीडियोस के साथ। कैसा लगा आपको ये वीडियो? लाइक शेयर एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस।